मेरे आदरणीय मित्र ने आपको इसका संदर्भ बताया, इसका इतिहास बताया, नेशनल हेराल्ड की विरासत बताई और उसकी कई दशकों, भारत की आज़ादी के कई दशकों पहले से उसका इतिहास बताया। उसके साथ जुड़े हुए ऐसे दिग्गज नाम उन्होंने बताए। मैं आपको संक्षेप में इतना कहना चाहता हूं कि ये एक इतना ज़्यादा मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज़ है। और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 या 6 तथ्य बड़े सरल हैं, उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्णय करिए कि इस प्रकार का समन्स माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है 2022 में। नंबर 1, यही चीज़ों के विषय में कानूनी कार्रवाई 2014-15 से चल रही है। आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीज़ों में ईडी को लाया गया है। नंबर 2, ये विचित्र केस इसलिए है कि जहां कोई पैसा नहीं है या जहां कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, ये हमको कोई समझाए। माननीय मोदी जी के बहुत सारे काबिल जो एडवाइजर हैं वो समझाएं। हुआ सिर्फ इतना कि एक कंपनी है एजेएल, पुरानी कंपनी है, वो दशकों से नेशनल हेराल्ड चला रही है। चूंकि वो एक आदर्शों पे, मूल्यों के आधार पर चलाती थी अखबार, कमर्शियली इतनी सफल नहीं हुई। कई दशकों के दौरान लगभग 90 करोड़ रुपए जो सब दिए गए हैं औपचारिक रूप से, वो उसकी डेट हो गई, ऋण हो गया। उस कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है, उसको मजबूत करने के लिए, इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। उसने इस ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय किया। ये इक्विटी में परिवर्तित करने से जो रुपया आया, उसका 67 करोड़ तुरंत भुगतान कर्मचारियों के वेजिस के भुगतान के लिए उनको भी दिया गया। सब कुछ औपचारिक रूप से हुआ। अब जब आप कन्वर्ट करते हो ऋण को इक्विटी में, तो आपको ये जो ऋण है उसको असाइन करना पड़ा एक और कंपनी को। ये वैसे किसी भी कंपनी को असाइन कर सकती थी, लेकिन नई कंपनी जिसको असाइन किया गया, जिसको स्थानांतरण किया गया, जिसको दिया गया, वो कौन थी ये जानना भी आवश्यक है। वो थी यंग इंडिया, जो एक विशेष प्रावधान कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, सेक्शन 25 कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आम कंपनी की तरह नहीं, सेक्शन 25 कंपनी न तो कोई डिविडेंड दे सकती है, न प्रॉफिट, जिस प्रकार से कमर्शियली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर 10,000 करोड़ भी वो कमा ले तो एक पैसा भी ऋण के डिविडेंड के रूप में बाहर नहीं निकल सकता। इस कंपनी में वो 90 करोड़ या जो भी डेट था ट्रांसफर हुआ। दूसरी बात, जब ये कन्वर्ट होती है ऋण इक्विटी में, तो यंग इंडिया वैसी ही रहती है, सिर्फ वो शेयर होल्डर बन जाती है एजेएल में, और एजेएल के पास जितनी भी संपत्ति है, अचल या मूवेबल, वो सब एजेएल के पास ही रहती है। तो दूसरा बिंदु के एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है?
अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समन्स आप कैसे इशू करते हैं? जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, उसके अंतर्गत 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कभी उनको यहां से मोड़ना है, ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर्स हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा ये कह के कि इस देश में इस प्रकार से अपने पपेट, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे, न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी जो अक्षर ABC भी जानता हो कॉमन सेंस का या कानून का, वो ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू भी होता है, बनिस्बत इसके कि उसकी कार्रवाई आगे जा सके।